इस वीडियो में जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं उस पर ही बस हम लोग ध्यान आज देंगे। हम लोग लिबरल्स को डिस्कस करेंगे, नेशनलिज्म इन यूरोप में आगे बढ़ते हुए। देखिए, लिबरल्स डिवाइडेड थे दो कैटेगरी में। एक थे पॉलिटिकल लिबरल्स, दूसरे थे इकोनॉमिक लिबरल्स। इनके डिमांड पर हम इनको क्लासिफाई करते हैं। पॉलिटिकल लिबरल्स के डिमांड थे इक्वालिटी बिफोर लॉ, पहला डिमांड। दूसरा था इक्वल राइट्स। तीसरा था नो प्रिविलेजेस टू एरिस्टोक्रेट्स। एरिस्टोक्रेट्स वो लोग थे जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट से बिलोंग करते थे मेनली। तीसरा है चौथा है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। फिफ्थ है रिवोल्यूशनरीज। ये लोग रिवोल्यूशनरीज थे, ठीक है। हम इनको इकोनॉमिक लिबरल पर देखते हैं डिमांड्स पर। तो ये चाहते थे नो कस्टम टैक्सेस, इक्वल एसआई यूनिट्स, नो कस्टम बैरियर्स, फ्री मूवमेंट, ठीक है। थैंक यू। नेशनलिज्म इन यूरोप में आगे बढ़ते हुए अभी हम गेजेपी मैज़नी को देखेंगे। पहले ये क्या थे, तो ये इटालियन थे, इटली में इनका जन्म हुआ था। दूसरा ये रिवॉल्यूशनरीज थे। तीसरा ये जिनेवा में बॉर्न हुए थे 1807 में। मेंबर ऑफ सेक्रेट सोसाइटी, ये कार्बोनरी ग्रुप जो था, सेक्रेट सोसाइटी जो था वो, उसके ये मेंबर थे। फॉर्म्ड टू सेक्रेट सोसाइटी, यंग इटली एंड यंग यूरोप। ये दो सेक्रेट सोसाइटी बनाए थे, यंग इटली और यंग यूरोप। इन दोनों का नाम आप याद रखिएगा। यंग इटली एट मार्सलीज एंड यंग यूरोप एट बर्न। गॉट एग्जाइल एट द एज ऑफ 24 इन 1831, क्योंकि इन्होंने रिवॉल्यूशन लिगुरिया में अटेम्प्ट किया था, इसलिए इनको एग्जाइल हो गया था। मेक द पीपल टुगेदर ऑफ इटली, जर्मनी, पोलैंड, पर्सिया। थैंक यू। नेशनलिज्म इन यूरोप में आगे बढ़ते हुए आज हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इसमें विलियम वन जो राजा हैं पर्सिया के, वह चाहते हैं कि हम बहुत बड़े टेरिटरी के राजा बन जाए, बहुत बड़े टेरिटरी के हम मोनार्क बने। तो इन्होंने एक आर्टिफिशियल नेशनलिज्म को जनरेट किया जर्मन स्पीकिंग पीपल के बीच में, आर्टिफिशियल नेशनलिज्म, ठीक है। अब हम देखते हैं इन्होंने क्या किया। तो सो गेव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द मिनिस्टर ऑटोवन बिस्मार्क टू यूनिफाइड द जर्मन स्टेट। इन्होंने अपने एक जो मिनिस्टर थे उनको सौंप दिया, जिम्मेदारी दे दी कि आपको जर्मनी का यूनिफिकेशन करना है। इसीलिए ऑटोवन बिस्मार्क को ही इज़ ऑल्सो नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। ऑटोमन बिस्मार्क को जर्मन यूनिफिकेशन का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। देखिए, इन्होंने तीन युद्ध लड़े 7 साल में। उन्होंने कैसे लड़ा। ही fought to the monarch of Europe, which occupied the German territory. He support the friendship to the France and Denmark while fight with Austria. So the German region under Austria is now under Prussia. Now again support the friendship to the France while fight with the Denmark. So the German region under Denmark is now under Prussia. मीन्स ये जैसे तीन टेरिटरी हैं, तो पहले इनसे लड़ा, फिर इनसे, फिर इनसे, एक एक करके, एक साथ ही इन तीनों से नहीं लड़ा, एक एक करके इन्होंने लड़ा। एक से लड़ा तो बाकी दो से फ्रेंडशिप की, फिर इसका एरिया कैप्चर आ गया तो फिर इस दोनों में किसी एक से लड़ा। इस तरह से उन्होंने लड़ा। नाउ अगेन ही सपोर्टेड अ फ्रेंडशिप टू दी फ्रांस विद while fight with Denmark, so the German region under Denmark is now under of Persia. But now France is only one which taken the German region. So again war was bring out. So the German region under France also is now under Persia. Under Persia. So the Persian Empire is only ruled over Germany, and the monarch of Persia changed his name as Caesar William I and proclaimed himself the monarch of Germany on 18 January, on 18 Jan 1871. Okay. The Persia Empire fought 3 wars in 7 years with Austria, France and Denmark. नेशनलिज्म इन यूरोप में आगे बढ़ते हुए अभी हम देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो देखते हैं, द होल इटली वॉज नॉट अंडर द इटालियन मोनार्क, दे वेयर कैप्चर्ड बाय अदर एम्पायर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, the whole Italy was not under the Italian monarch, they were captured by other empire. Only the area of Sardinia, Piedmont, which were on the center
was in capture of Italian ruler then the monarch Victor Emmanuel II। कौन थे? तो ये इटली के राजा थे जो कि सर्डिनिया पिडमाउंट के रीजन में रूल करते थे, बस वही ये रूल कर पा रहे थे। ऑर्डर टू वन ऑफ हिज मिनिस्टर काउंट कैवर, मिनिस्टर का क्या नाम था? तो काउंट कैवर, to make Italy unified। Then in 1859, Count Cavour, the area occupied by Austria in then in 1859, Count Cavour captured the area occupied by Austria in 1861। Austria 1861, he captured the area occupied by Pope, and in 1860 he captured the Bourbon dynasty of Spain and made Italy unified। ठीक है, तो देखिए 1859 में इन्होंने ऑस्ट्रिया का एरिया कैप्चर किया, 1861 में इन्होंने पोप जो रूल करते थे उस एरिया को कैप्चर किया, और 1860 में ये बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन जो कि फ्रांस में भी रूल करते थे उसके एरिया को इन्होंने कैप्चर किया। थैंक यू। नेशनलिज्म इन यूरोप में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे स्ट्रेंज केस इन ब्रिटेन, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। एक्चुअली ब्रिटेन में नेशनलिज्म का आइडिया बहुत पहले आ चुका था, लेकिन इन्होंने हमें जो है फ्री करके नहीं रखा, इन्होंने इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसी हम पर लागू किया। अच्छा, ये सब बातें अगर हम आगे की चैप्टर में करेंगे, अभी हम इसके बारे में देख ले। तो है इन ब्रिटेन द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग केम एट वेरी बिगिनिंग इन 1868 and the monarch of Britain gave half of the power to its citizen। मीन्स हाफ ऑफ द पावर मीन्स देख रहे हो ये मोनार्क है तो ये आपको सिटीजन हो गया, मीन्स मोनार्क इक्वल टू सिटीजन। ये वाली इम्पीरियलिस्ट ये वाली पॉलिसी ब्रिटेन में आ चुकी थी। चलिए आगे देखते हैं। In 1707, Britain signed an act of union with Scotland and known to be said as United Kingdom of Great Britain। ये याद रखिएगा कि स्कॉटलैंड से मिलने के बाद तब ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हुआ था, जो कि 1707 में हुआ था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसके पहले ये यूनाइटेड किंगडम नहीं था, बस ब्रिटेन था। इन 1801 one more country of Western Europe shared the same idea। That country also became of the part of Great Britain and that country is Ireland। Ireland फिर आ गया था 1891 में, उन्होंने फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तो अब ग्रेट ब्रिटेन जो है तीन देशों का समूह है। ठीक है, एंड द ब्रिटिश फ्लैग इज कॉल्ड यूनियन जैक, एंड ब्रिटिश फ्लैग का नाम यूनियन जैक है। उनके नेशनल एंथम का क्या नाम है? तो गॉड सेव आवर नोबल किंग। ओके, थैंक यू। नेशनलिज्म इन यूरोप में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे रीज़न फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो क्या क्या थे? द रीजन ऑफ बाल्कन वेयर कम अंडर द ओटोवन एम्पायर। देखिए, तो पहले ओटोवन एम्पायर के अंडर में बाल्कन रीजन्स आते थे। कब तक? तो 1871 के पहले तक। लेकिन 1871 में ओटोवन एम्पायर अपना पावर को लूज़ करने लगती है, तो बाल्कन पर से उनका कंट्रोल हट जाता है। नाउ दे आर फ्री फ्रॉम 1871। दिस कंट्री वेयर मैसेडोनिया, ऑस्ट्रिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, ग्रीस ईटीसी। एनसीईआरटी बुक में इनका नाम गिवन है, मैंने यहाँ पर कुछ ही नाम मेंशन किए हैं, ज़रूर इनको याद कर ले। ठीक है, एंड दे वेयर फाइटिंग अमोंग देम एंड बिकम वीक। और ये खुद में लड़ने लगे। क्यों लड़ने लगे? तो इनमें से बहुत के कल्चर मिलते थे, बहुत के हिस्ट्री मिलते थे। तो इन्होंने कहा कि भाई नेशनलिज्म है तो हम अब तुम पर कैप्चर करेंगे, अब हम तुम पर कैप्चर करेंगे। तो इस वजह से ये रीज़न इन दोनों में क्लैश हो गया। पेन बदल कर कहदार। फिर एक ये रीज़न का मतलब कल्चर मिलता था, फिर ये रीज़न का मिलता था, तो इन दोनों के बीच में क्लैश हो गया, इनके बीच में क्लैश हो गया, फिर इन दोनों में खुद पहले से ही क्लैश हो रहा था। मीन्स ये बाल्कन एरिया है तो ये पूरे में क्लैश हो गया था। इस वजह से ये लोग वीक हो गए थे। ठीक है, बात आई समझ में? now and they were now fighting among them and became weak, so the superpower of Europe, Britain, Russia, France, want to capture these Balkan region। This clash broke out the first world war। ठीक है,
एंड आगे वीडियो अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो